नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है ETC एजुकेशनल ग्रुप। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा जो आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा वो पहला लेक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होगा, भारतीय संविधान पर। तो संविधान जो है इसके बारे में हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करते हैं और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे आगे गहराइयों तक पहुँचते जाएंगे। तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशन को जान लें कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान होता क्या है और संविधान किस लिए जरूरी होता है। थोड़ा बहुत बेसिक बातें इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं अगर वही हमें ना पता हो तो शायद पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। संविधान, संविधान जिसका मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का मतलब होता है समान, सभी के लिए समान रूप से, और विधान का मतलब शायद आप जानते हैं जिसका मतलब होता है कानून, समान कानून। तो जिसके अंतर्गत सभी के लिए समान कानून की बात की जाए उसको हम संविधान कहते हैं। कानून और संविधान दोनों अलग चीज है। कानून व्यवस्था को चलाने के लिए होता है और कानून संविधान के अंतर्गत बनाया जाता है। मतलब देश में जो भी कानून बनते हैं वो कानून संविधान के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो कानून का जो तात्पर्य है वो एक व्यवस्था से है, व्यवस्था। तो ये जो व्यवस्थाएं होती हैं देश में, व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि सरकार कैसे होगी, जनता के अधिकार क्या होंगे, जनता और सरकार के बीच में क्या संबंध होंगे, इन सभी बातों का जो निर्धारण होता है वो, उन सभी बातों का जो निर्धारण है वो संविधान से, मतलब संबंध जो होते हैं, संबंधों का निर्धारण संविधान से होता है। और जो संबंध बनाना है, जो संविधान, जो संबंध में बनाना है कि संबंध कैसे हों, संबंध अच्छे हों, तो इसके लिए व्यवस्था लचीली होनी चाहिए या कठोर होनी चाहिए। तो जो व्यवस्था हमें बनानी है, व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमें बनाना पड़ता है कानून। समझते मेरी बात? तो देखिए इसकी संविधान की परिभाषा बताता हूँ आपको, जिससे आप इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। किसी भी देश, राज्य, संस्था को प्रचालित, मतलब ऑपरेट, प्रेवलेंट, किसी भी देश, राज्य, संस्था को प्रचालित करने के लिए संविधान एक बनाया गया दस्तावेज होता है। देश, राज्य, संस्था, ये तीन चीजें होती हैं। देश के अंतर्गत राज्य होते हैं और राज्य के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। एक्चुअल में हमें किसी भी चीज को, किसी भी संस्था को, देश को, राज्य को चलाने के लिए हमें एक संविधान बनाना पड़ता है, क्योंकि उसी संविधान के अनुसार वहाँ की व्यवस्था चलाई जाएगी। मतलब संविधान के अंतर्गत बनाया जाएगा कानून और कानून के अनुसार ही व्यवस्थाएं चलाई जाएंगी। तो देश, राज्य, संस्थाएं हमने तीन चीजें इसलिए लिखी हैं क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ का संविधान अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका की बात कर लीजिए आप, तो अमेरिका जो एक पूरा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका एक अलग संविधान है। पूरे देश की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से चलती है और देश के अंतर्गत अमेरिका में 50 राज्य हैं और सभी राज्यों ने अपने राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए स्वयं का भी वहाँ एक, सभी का अपना अलग अलग संविधान है। तो अमेरिका में देश का भी संविधान है, राज्य के भी संविधान है, और संस्था का मतलब है कि कोई भी संस्था चलाने के लिए उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स पॉलिसी का कलेक्शन जो होता है उसको हम संविधान कह सकते हैं। और एक्चुअल में संविधान
एक बड़ी बात होती है और पॉलिसीज छोटी चीज़ें होती हैं, पर फिर भी एक पॉलिसी जैसी ही व्यवस्था देखी जाती है संविधान में, इसलिए हमने यहाँ पर इसको बताया है। ठीक है, तो किसी भी देश राज्य संस्था को चलाने के लिए कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे प्रेवलेट करना है, इसके लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ती है। और संविधान जो है दस्तावेज होता है, एक कलेक्शन होता है कई बातों का, कई नियमों का। तो दस्तावेज का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि दस्तावेज के ही फॉर्म में हो। कई देश ऐसे हैं जहाँ के संविधान एक दस्तावेज के रूप में ही है, मतलब उनका संविधान लिखित है, और कुछ संविधान ऐसे भी हैं जहाँ पर जरूरी नहीं कि कई बातें लिखित ही हों, अर्थात कुछ देशों के संविधान आपके अलिखित होते हैं। मतलब जहाँ जिस देश के संविधान में जो बातें बताई गई हैं, अगर मैक्सिमम बातें हैं, मैक्सिमम तो मतलब अब 90% से भी ज़्यादा बातें अगर वहाँ लिखित रूप में हैं तो उसको हम लिखित संविधान या लिखित दस्तावेज कह सकते हैं। और जिस देश के संविधान की जो बातें हैं, मूल व्यवस्थाएं, अगर वो लिखित रूप में नहीं, रिटन फॉर्म में नहीं है, मैक्सिमम बातें अनरिटन हैं, तो उस देश के संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। और संविधान तो होता ही है क्योंकि उसके अनुसार हम कोई व्यवस्था नहीं चला पाएंगे तरीके से। तो इसका जैसे भारत का हो गया, अमेरिका का हो गया, ये सब संविधान लिखित रूप में होते हैं। और अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान जो है उसको अलिखित संविधान कहते हैं। इनके बारे में हम आगे आपको डिटेल से बताएंगे। तो देखिए, इसके आगे और बढ़ते हैं हम इस परिभाषा में थोड़ा और गहराई कर जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हमें मजा आएगा जानने में। जैसे संविधान एक दस्तावेज है, संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं ये देखते हैं। संविधान के अंतर्गत विभिन्न संबंधों का निर्धारण होता है। संबंध, रिलेशंस कैसे बनेंगे, रिलेशंस अच्छे होंगे, मतलब रिलेशंस जो होंगे वो कठोर होंगे या लचीले होंगे, ये सभी बातों का जो निर्धारण होगा वो संविधान से ही होता है। संबंधों की बात करते हैं हम कि किस प्रकार से संबंधों का निर्धारण यहाँ होगा। देखिए, जैसे देश और राज्य के बीच संबंध, देश अर्थात जो संविधान होता है वो संविधान सभी को अधिकार देता है, शक्तियां देता है। तो किसी भी देश का जो संविधान है, कुछ शक्तियां, कुछ अधिकार देश को भी मिलते हैं, कुछ शक्तियां और अधिकार राज्य को भी मिलते हैं। तो अधिकारों का यहाँ जो बंटवारा होगा संविधान के द्वारा, उस अधिकारों के बंटवारे के आधार पर ही संबंधों का निर्धारण होता है। तो अगर बंटवारा बराबर होगा तो संबंध अच्छे बनेंगे, आप भी जानते हैं। ठीक है, और अगर एक को शक्ति ज़्यादा दे देंगे, एक को अधिकार ज़्यादा दे देंगे तो दूसरा कमजोर हो जाएगा। तो कभी न कभी आप जानते हैं कि जो पावरफुल हो जाता है तो हमेशा कम ताकतवर इंसान को दबाया जाता है। तो देश और राज्य के बीच संबंध, देश राज्य का जनता के बीच संबंध, जनता के बीच संबंध। ठीक है, देश और राज्य इनको चलाने वाली सरकार होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार और जनता के बीच संबंध। देश और राज्य को अधिकार संविधान ने दिया, मतलब सरकार को जो अधिकार या शक्तियां हैं सरकार के पास वो भी संविधान से ही मिली है। तो सरकार और जनता के बीच में जो संबंध है, संबंधों का मतलब वही अधिकार, हमारे संविधान ने हमें भी कुछ अधिकार दिए हैं और सरकार को भी अपना काम करने के अधिकार दिए हैं। तो अगर सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी और जनता के पास, नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं है, तो हमेशा सरकार क्या करेगी, जनता को दबाती रह जाएगी, है ना। तो इससे संतुलन में बिगड़ जाएगा। जैसे हमारे देश में हमारे कुछ अधिकार हैं जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो सरकार और जनता के बीच में जो संबंध है, इनका भी निर्धारण संविधान से ही होता है, क्योंकि अधिकार कहाँ से आए, अधिकार संविधान से ही है। और अगर देखें तो जनता का दिख रहा होगा आपको, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये डेफिनेशन में साफ कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। तीसरा संबंध है जनता का
जनता के बीच संबंध। मतलब किसी भी देश के अंतर्गत या पर्टिकुलर हम अपने देश की बात करें तो हर नागरिक के पास कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं और वो अधिकार संविधान से ही मिलते हैं। तो एक व्यक्ति के पास अगर अधिकार है और दूसरे व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है, जैसे मैं ही अपनी ही बात कर लीजिए कि आपको संविधान से कुछ नहीं अधिकार मिले, जैसे मान लीजिए मैं रिच हूँ, है ना, जैसे और दूसरी बात क्या ये समझ लीजिए, जैसे हमारे देश में चलता है कि मैं एक उच्च वर्ग का हूँ और सामने वाला एक निम्न वर्ग का है ना। तो उच्च वर्ग का मतलब यही हुआ कि मतलब मेरे पास ज़्यादा पावर है तो मैं निम्न वर्ग वाले को क्या मैं हमेशा दबा के रखूँगा, है ना। ये अधिकारों में क्या होगी, असमानता होगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में समानता का अधिकार है और समानता का अधिकार हमें मिला है संविधान से। मतलब चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। जो काम मैं कर सकता हूँ वो काम तुम भी कर सकते हो, जो काम एक स्त्री कर सकती है वो काम पुरुष भी कर सकता है ना। तो अधिकार यहाँ पर सभी के पास है। जो काम जैसे किसी भी काम के लिए अगर मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो उसी काम के लिए स्त्री वर्ग को भी उतनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जनता के बीच में संबंध है, इस प्रकार के जो संबंध हैं उन सभी संबंधों का निर्धारण संविधान से ही होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी के अंतर्गत जो थोड़ा सा ज्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगला संबंध ये है जो इम्पोर्टेंट है, सरकार के तीनों अंगों के मध्य संबंधों का निर्धारण। मतलब सरकार के जो 3 अंग हैं, इन तीनों अंगों के मध्य जो भी संबंध कैसे होंगे, रिलेशन के बीच आपस में कैसे होंगे, इनका भी निर्धारण संविधान के द्वारा ही किया जाता है। अब ये प्रश्न है, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये पर यहाँ पर कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, यह पता होना चाहिए आपको। सरकार के 3 अंगों में पहला अंग है विधायिका, लेजिस्लेचर। दूसरा अंग है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तीसरा अंग है न्यायपालिका। ये 3 आधार स्तंभ कहे जाते हैं किसी भी देश की व्यवस्था की। तो आधार स्तंभ हालांकि 3 से काम नहीं बनते हैं, 4 आधार स्तंभ तभी एक जो है छत टिकती है, उस पर एक बिल्डिंग टिकती है। तो वर्तमान में हमारे देश की व्यवस्था के अंतर्गत या विश्व के लिहाज से देखा जाए तो चौथा आधार स्तंभ भी एक आ चुका है। और वर्तमान में जो एक प्रश्न भी आ चुका है कि एग्जाम में, और कौन सा एग्जाम में ये मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रश्न ये था कि वर्तमान की व्यवस्था के अनुसार चौथा आधार स्तंभ किसे घोषित किया गया है, या चौथा आधार स्तंभ कौन सा है। तो 3 स्तंभ तो ये है और चौथा एक स्तंभ है मीडिया। जी हाँ, मीडिया को चौथा आधार स्तंभ कहा गया है। क्यों कहा गया है इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे, एक काफ़ी गहरा प्रश्न है ये। देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों का आपस में क्या संबंध होगा, इन तीनों के आपस में क्या कार्य होंगे, इन सभी बातों का निर्धारण संविधान के द्वारा ही होता है। तो थोड़ा सा हम इसको अंदर जाके देखते हैं कि एक्चुअल में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका ये होती क्या है। आपने नाम तो सुना होगा लेकिन शायद आप लोग इसके बारे में एग्जैक्टली ना जानते हो कि एक्चुअल में होती क्या है। और मेन पॉइंट ये है कि संबंध, रिलेशन, हमको यहाँ पर रिलेशन बताना है कि इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है और कैसा रिलेशन है। विधायिका जिसको हमने लेजिस्लेचर कहा है अंग्रेजी में, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका ज्यूडिशरी। देखिए विधायिका जो है ये शब्द विधान से मिलके बना है, विधान, और विधान का मतलब आप शायद जान चुके हैं, विधान को हम दूसरी भाषा में कहते हैं कानून। मतलब इसका काम है, या विधायिका वो होती है जो देश के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका में कार्य शब्द देखिए, कार्य
मतलब जो कार्य करे, अर्थात जो इन कार्य करने का मतलब है कि जो भी कानून बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना। तो मतलब इन कानूनों को जो लागू करे उसको हम कहते हैं कार्यपालिका। और चूंकि इनको जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार कहाँ से आए हैं? संविधान से। अर्थात ये जो भी काम करेंगे वो संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। पर कभी भी कोई भी व्यक्ति दायरे के अंदर जो है अगर है तो कहीं ना कहीं अपने पैर दायरे से बाहर जरूर निकाल लेता है। और अगर ये लोग अपने अधिकारों का अधिरोपण करेंगे, अपने अधिकारों से बाहर आएंगे, तो इसके लिए फिर कौन क्या करेगा? इसके लिए इनके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए संविधान के अंतर्गत ये बैठा हुआ है न्यायपालिका। अर्थात अगर इसके द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के अंतर्गत नहीं आता है, संविधान का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, मतलब संविधान में नहीं कहा गया है कि आप ऐसा कानून बनाओ, फिर भी विधायिका ऐसा कानून बना दे और कार्यपालिका उस कानून को एग्जीक्यूट भी कर दे, लागू भी कर दे और एग्जीक्यूट कर दे, तो फिर न्यायपालिका के पास ऐसा अधिकार है जो संविधान से मिला हुआ अधिकार है कि न्यायपालिका इस लागू किए गए कानून को असंवैधानिक कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अर्थात अमान्य। इसके द्वारा बनाया गया और लागू किया गया कानून अमान्य कर दिया जाएगा, ऐसा अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। ये तो तीनों के काम हो गए, ये संबंध नहीं है, ये काम है। ठीक है, संबंध देखिए क्या है। संबंध को बताने के लिए थोड़ा सा मुझे और साफ करना पड़ेगा इसे। विधायिका कानून बनाती है, आपने शायद सुना हुआ कि कानून तो संसद बनाती है, तो संसद ही विधायिका है। संसद और विधायिका दोनों एक ही हैं। तो संसद अर्थात विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों के बीच में पहले मैं संबंध बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ और भी फैक्चुअल बातें आपको मिलेगी जो इम्पोर्टेंट होगी। संसद क्या होगी, कैसी होगी, इसकी संरचना कैसी होगी, इसका ढांचा कैसा होगा, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ। और ये सारी बातें आपको संविधान के अंतर्गत ही बताई गई हैं। संसद में कुछ सदस्य होते हैं और इन सदस्यों को हम कहते हैं सांसद। संसद के सदस्यों को सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और संसद के दो सदन होते हैं, 2 सेशंस होते हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? संसद के 2 सदन, एक बहुत ही विस्तार से आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, वनडे एग्जाम में। एक कहलाता है लोकसभा और दूसरा कहलाती है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को हम अच्छे से और भी डिस्क्राइब करेंगे जब हम पार्लियामेंट एग्जैक्टली पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल पार्लियामेंट अर्थात संसद अर्थात विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोकसभा, इसके भी सदस्य सांसद, इसके भी सदस्य सांसद ही कहलाते हैं। अभी बहुत से लोग शायद नहीं जानते थे, अब जान जाएंगे आप लोग। लोकसभा में कुछ सदस्य होते हैं और ये सदस्य आप 2 प्रकार से देखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। वर्तमान हमारे संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्य संख्या अधिकतम, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम 552 हो सकती है। अधिकतम का मतलब होता है कि अब इससे अधिक होगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वर्तमान में संख्या है 545। अधिकतम का मतलब इससे अधिक नहीं हो सकती है, कम हो सकती है। वर्तमान में है 545। ऐसे ही राज्यसभा में आप देखेंगे, राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही है, वर्तमान और मैक्सिमम। राज्यसभा में मैक्सिमम संख्या हो सकती है सदस्यों की 250 और वर्तमान में है कितनी? 245। आप जानते हैं इसको, लेकिन अब आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूँ। लोकसभा में और राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं जिनको हम सांसद कहते हैं, ये सांसद सदस्य 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से आते हैं। एक
जिसे हम कहते हैं निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर, और दूसरा मनोनीत सदस्य जिसको कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। तो पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ये नॉमिनेट होते हैं, इनको नियुक्त किया जाता है, इनका कोई भी चुनाव नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होता है। और जो मेंबर इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं वोट डालकर, उनको कहते हैं निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, तो दोनों ही जगह, दोनों ही सदनों में कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं और कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं मनोनीत, नॉमिनेटेड, मनोनीत सदस्य जो होते हैं लोकसभा में, ये कौन होते हैं? क्या किसी को भी कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में बताया गया है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये होते हैं एंग्लो इंडियन, इसको हिंदी में कहते हैं आंग्ल भारतीय, जो आंग्ल भारतीय जो यहाँ पर सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इनका काम होता है विदेशों में रह रहे जो भारतीय हैं उनका प्रतिनिधित्व भारत की संसद में करने वाले जो सदस्य होते हैं, जो पद होता है, उसको कहते हैं आंग्ल भारतीय मनोनीत सदस्य। इनको इस आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति किसी भी एंग्लो इंडियन को, किसी भी 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा का सदस्य बना सकते हैं। एक बात और जान लीजिए कि मनोनीत सदस्य जो यहाँ पर किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सदस्य मनोनीत किए ही जाए, राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति चाहे तो वो मनोनीत करें और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, मतलब सीट खाली रह सकती है। और सीट खाली रहने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि उस सीट पर बाकी किसी इलेक्टेड मेंबर को यहाँ रख दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस सीट में केवल एंग्लो इंडियन भी नियुक्त किए जाएंगे अगर किया जाएगा तो। और बचे 550 सदस्य, तो 550 सदस्य ये आपके होंगे निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो निर्वाचित सदस्य होंगे, वो निर्वाचित सदस्यों में हमारे भारत में राज्य है और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो 550 सीटें जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी। संविधान के अनुसार 530 सीटें अधिकतम राज्यों के लिए रखी गई हैं और 20 सीटें अधिकतम जो है ये आपकी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं। लेकिन ये बात, ये जो स्ट्रक्चर बताया मैंने, ये मैक्सिमम का है। वर्तमान में देखते हैं तो सेम 2 सीटें आपकी एंग्लो इंडियन के लिए होंगी रिजर्व, ठीक है। और जो शेष सीटें बची 543, तो ये सीटें होंगी निर्वाचित सीटें। निर्वाचित में आप सेम, जैसे मैंने बताया आपको, निर्वाचित में यहाँ पर लिख देता हूँ, निर्वाचित में वर्तमान में हमारे भारत में कितने 28 राज्य हो चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो इसको यूटी बना दिया गया है। तो हमारे भारत में यूटी और स्टेट वर्तमान में स्ट्रक्चर जरूरी जानना आपको। तो यूटी में आपको पता है कि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले 9 थे, लेकिन अभी हाल ही में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है और वो दोनों एक बन गए हैं। इसलिए वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, दिल्ली को 7 सीटें हैं लोकसभा में, और जम्मू एंड कश्मीर को 5 सीटें हैं। पहले 6 सीटें थी, लद्दाख इंक्लूड था, लेकिन अब 5 सीटें हैं। मतलब लद्दाख जो है आपका, लद्दाख इसके पास 1 सीट है। फिर इसके अलावा जितने भी यूटीज बची, सबके पास आपका 1 सीटें हैं। तो मतलब टोटल यहाँ पर सीटें हो जाएंगी। टोटल कितने बचे? 7, 5, 12 और 13, और कितने बचे यहाँ पर आपको मैं गिना देता हूँ। पौंडुचेरी हो गया, मैं ऐसे शॉर्ट में आपको दिखाता हूँ। दिल्ली पहले जो था आपका, दिल्ली की 7 सीटें थी और बाकी जो थे 7, 6, 13, पहले का जो डेटा है वो 13 सीटों का है दिल्ली के साथ, और बाकी को 1 सीटें दी गई थी। और फिर इसमें जो है आपका
इन्वॉल्व हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 5 एक 6 सीटें हो गई, तो प्लस 6 सीटें, तो मतलब वर्तमान में 19 सीटें हैं, ये याद रखिएगा। वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज के पास कितनी है, 19 सीटें हैं, और जो शेष बची वो आपकी किसकी हैं, वो शेष सीटें आपकी होंगी स्टेट्स की जो होंगी, तो ये यूटी और स्टेट्स की सीटें होंगी आपकी निर्वाचित। देखिए अब मैं आपको फाइनली यहाँ पर कार्यपालिका को बताता हूँ कि इन दोनों का संबंध कैसे होगा। तो ये जो 545 सदस्य हैं लोकसभा के और ये राज्यसभा के जो 245 सदस्य हैं, इन दोनों सदस्यों को कहा जाता है सांसद। जब लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे वर्तमान में जो मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो इन 545 सीटों में से 543 सीटों का चुनाव हुआ था, क्योंकि चुनाव निर्वाचित कब होता है। तो ये 543 सीटें जो चुनाव में जो सदस्य आए, इनमें से जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, सबसे ज़्यादा सीटें जैसे वर्तमान में बीजेपी के पास है, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, मतलब यहाँ पर ये कहना चाहिए कि 273 प्लस का डेटा चलता है, ठीक है, जो इतनी सीटें प्राप्त कर लेता है उसी पार्टी को सरकार बनाने का जल्दी मौका दिया जाता है। तो बीजेपी के पास इतना बहुमत है, और बीजेपी को जब बहुमत मिला तो बीजेपी ने अपना एक नेता चुना, और उस नेता को कहा गया प्रधानमंत्री, की जो बहुमत पार्टी का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री अपने काम को करने के लिए मंत्रिमंडल बनाता है, मंत्रिमंडल। तो इस प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के समूह को ही कहा जाता है सरकार, जो देश को चलाती है, और देश को चलाने वाली को ही हम कार्यपालिका कहते हैं। तो चाहे आप मंत्रिमंडल बोलिए चाहे सरकार बोलिए, इन्हीं को हम कहते हैं क्या, कार्यपालिका। अर्थात आप देख रहे होंगे कि कार्यपालिका कार्यपालिका या सरकार या मंत्रिमंडल का जो निर्माण हुआ है वो विधायिका से हुआ है। वो कहां से हुआ है, लोकसभा से हुआ है, और लोकसभा किसका अंग है, विधायिका का अंग है। अर्थात कार्यपालिका को बनाने वाला कौन, कार्यपालिका को बनाने वाली है विधायिका। अर्थात अगर विधायिका नहीं होगी तो कार्यपालिका नहीं होगी, तो बनाने वाला हमेशा बड़ा होता है ना। तो मतलब यह है कि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से हुआ है, अर्थात कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से हुआ है। तो कार्यपालिका वैसा ही काम करेगी जैसा विधायिका बोलेगी, अर्थात बड़ा कौन हुआ, विधायिका, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर संबंध ये हुआ कि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से हुआ, तो विधायिका का होना अनिवार्य है, और विधायिका जैसा बोलेगी वैसा ही कार्यपालिका करेगी, ये संबंध है। इसको कहते हैं कि कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ रहे, जैसे हम अपने माता पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों अपना काम करते हैं, विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका अपना कानून लागू करती है। और यहाँ पर बैठी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका पीछे अभी मैं लिखा था, न्यायपालिका जो सरकार का तीसरा अंग है, वो काम करती है दोनों को बैलेंस करने का, कि भाई तुम लोग अच्छे से काम करो, आप जो कानून बना रहे हो उस कानून को अच्छे से लागू करो। ये देखरेख का काम करती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के पास इसीलिए अधिकार दिया गया है कि अगर ये दोनों कोई गलती करते हैं तो उस गलती को सुधारे, उनसे सुधरवाए, भाई आप जो कानून बना रहे हो वो गलत है। इसलिए न्यायपालिका किसी भी ऐसे कानून को जो संविधान का उल्लंघन करता है उसको असंवैधानिक कर सकती है, घोषित कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ संविधान की बेसिक बातें हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, लोकसभा में वर्तमान में सीटें कितनी हो सकती हैं, लोकसभा में निर्वाचित सीटें कितनी हो सकती हैं, वर्तमान में कितनी निर्वाचित सीटें हो सकती हैं, ऐसे राज्यसभा में भी कुछ प्रश्न बनते हैं। दोस्तों हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो और बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर होगा। पर फिलहाल हमारा ये जो टॉपिक है वो केवल संविधान को एक्सप्लेन करना था। हमारा जो अगले वीडियो होगा इसके और आगे हम आपको बताएंगे कि संविधान के अंतर्गत संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करिए और अपने दोस्त यार मित्रों को भी इसे शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इसका मार्गदर्शन ले सकें, उनको भी इसका लाभ मिले। और मेरा जो भी अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा, हो सकता है कल ही अपलोड हो जाए, तो अगर आप मेरे अगले वीडियो को मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो अगली वीडियो की मेरे वीडियो की लिंक आप तक पहुंच जाएगी। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।